नमस्कार। इतना अच्छा वंदे मातरम गीत की जो आपने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी है, मुझे लगता है कि आपको इस तानपुरे की आवश्यकता है नहीं, जितना मधुर आप गाती हैं। तो आप बिना बीजीएम के गाएँगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कानों में हम हमारे आपकी आवाज़ पहुँच रही थी, पर बीच में वो आ रहा था साउंड भी, तो उसको आपकी आवाज़ को जो है वो अच्छे से हम सुन नहीं पा रहे थे। तो अगली बार कोशिश करिएगा बिना उसके गाएँ, आप अच्छा गाती हैं। ये जो बीजीएम होता है वो हमारी आवाज़ को सपोर्ट करने के लिए होता है। जो लोग अच्छा नहीं गाते हैं वो बीजीएम से म्यूजिक लगा के उसको तड़कता भड़कता, जैसे होता है ना कि सब्जी बनाती हैं घर में औरतें या कोई भी इंसान, तो सब्जी अगर अच्छी नहीं बनी तो फिर क्या है कि साथ में अचार खा लेते हैं, कि अचार से क्या है कि टेस्ट जो है बैलेंस हो जाएगा। तो अगर सब्जी ही इतनी अच्छी है तो अचार की आवश्यकता है नहीं, मिर्च मसाले की एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं है। खैर, वंदे मातरम की बात चल रही थी। वंदे मातरम आपने गाया गीत, तो क्यों ना हम अपने राष्ट्रगीत जो हमारा ओरिजिनल, जो हमारा वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है, उसके बारे में बात करें। वैसे मुझे लगता है कि हम सभी लोग जानते होंगे, मैं ये सोच के आया था घर से कि वंदे मातरम के बारे में, चूंकि हमारे आज की जनरेशन, आज के जो जेन ज़ी, जेन एक्स, जेन अल्फ़ा जो भी हैं, वो लोग उतना ज़्यादा नहीं जानते हैं और ना ही वो उसकी गरिमा को जानते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि सबको वंदे मातरम के महत्व के बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सब लोग मुझसे बड़े और सब लोग मेरे सीनियर हैं, सब ऑलरेडी वंदे मातरम के बारे में मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन ठीक है, जितना भी जो कुछ भी मुझे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये बात हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि हमारा राष्ट्रगीत है, और बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसको लिखा था, जो कि संस्कृत और बंगला का कहीं ना कहीं मिक्स गीत है। और पहली बार मैंने बहुत रिसर्च किया, पर मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं मिली कि ये कब रिलीज़ हुआ, पर लगभग 1870 के आसपास ये बना, और 1875 में आई थिंक ये रिलीज़ हुआ था शायद, इसीलिए 150 साल 2025 में हो रहे हैं। पहली बार आनंद मठ नाम का जो नोवेल था बंकिम चंद्र चटर्जी जी का, उसमें ये प्रकाशित हुआ। और इसका जब रिसाइटेशन हुआ पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, शायद जहाँ तक मुझे पता है, हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन अगर गलत हो तो आप लोग मुझे टोक सकते हैं, तो उन्होंने इसको रिसाइट किया था। और जो वंदे मातरम का ओरिजिनल रूप हम सबसे ज़्यादा जो सुनते हैं, जो रिकॉर्डेड वर्जन है, जो AIR ऑल इंडिया रेडियो पर जो प्रकाशित हुआ था, वो वंदे मातरम राग देश में बना था। वंदे मातरम इस टोन में जो गाते हैं, हालांकि अलग अलग टोन में भी लोग इसको गाते हैं। तो खैर, वंदे मातरम और जनगण मन, ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश के यूं कहें कि कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश के जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको बहुत कम शब्दों में और बहुत बड़ी बात कह देते हैं। ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों चीज़ें, पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज भी करते हैं। तो नेशनल एंथम और राष्ट्रगान जो है वो जनगण मन है। कई बार लोग राष्ट्रगान को ही राष्ट्रगीत समझ लेते हैं, तो वो कंफ्यूजन नहीं हो, ये ज़रूरी है। और राष्ट्रगीत जो है, असल में वंदे मातरम पूरा बहुत बड़ा गीत है। उसका शुरुआत के जो 2 अंतरे हैं, बस उनको ही राष्ट्रगीत की, राष्ट्रीय गीत का जो है ओहदा मिला है हमारे संविधान के हिसाब से। हालांकि संविधान में डायरेक्टली ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये राष्ट्रगीत है। जिस तरह से हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, 22 भाषाएं संविधान में रजिस्टर्ड है, लेकिन किसी भी एक को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, उस तरह से डायरेक्ट ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये राष्ट्रगीत है। पर कहीं ना कहीं वो ये संकेत करता है कि ये हमारा राष्ट्रगीत है। ये जो शुरुआत के 2 अंतरे, या मुझे लगता है 1.5 अंतरे, 2 तो मैं उसको काउंट नहीं करता हूँ, मैं तो 1.5 बोलता हूँ, पर 2 कहे जाते हैं। अच्छा, राष्ट्रगीत के नाम पे, वंदे मातरम के नाम पे बहुत राजनीति भी होती है आजकल। खैर, वो अलग विषय है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, राजनीति पे नहीं जाएंगे। लेकिन वंदे मातरम की गरिमा क्या है, इसका महत्व क्या है, कई बार हमारे दिमाग में सवाल आता है। या कई सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि क्या हो जाएगा वंदे मातरम। कोई कोई ऐसा है जो बड़े ढीठ के टाइप के लोग होते हैं, कहते हैं नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे वंदे मातरम, क्या हो जाएगा, हमारी सड़कों के गड्ढे भर जाएंगे क्या, या गरीबी दूर हो जाएगी क्या, या बेरोजगारी दूर हो जाएगी क्या। सही बात, बिल्कुल सही बात है। वंदे मातरम बोलने से गरीबी दूर नहीं होगी, ना ही हमारा देश बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन कुछ गीत, कुछ नारे, कुछ स्लोगन ऐसे होते हैं जो हमारे देश को, या यूं कहें कि किसी संप्रदाय को, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को यूनाइट करने के लिए बड़े जरूरी होते हैं। जैसे हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, बहुत सारे भाषाएं, 22 तो रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा मुझे लगता है एक्चुअल में देखेंगे तो हजारों भाषाएं हैं हमारे देश में। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो ज़्यादा लोग, सबसे जो मास ऑडियंस, मास पब्लिक है, सबसे ज़्यादा लोग जो है हिंदी इंडिया में, भारत में, वो हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को यूनाइट करके रखती है। खैर,
उसी तरह से वंदे मातरम जो स्लोगन है, जब भारत आज़ाद नहीं था, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो एक ऐसे नारे की आवश्यकता थी। और ऐसा होता है हमेशा, कभी भी भीड़ को यूनाइट करना है, एकत्र करना है, तो नेता लोग भी हम हमेशा अपनी रैली में, अपने आंदोलन में किसी न किसी नारे का, किसी स्लोगन का इस्तेमाल करते हैं। उस समय जब पूरे भारत को एकजुट होने की ज़रूरत थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो एक नारा चाहिए था जो हमारे देश के लोगों में एक देशभक्ति भी जगाए और उनकी उनकी आवाज़ को बुलंद करे। जब भी किसी क्रांतिकारी को फांसी दी जाती थी या कोई किसी को सज़ा दी जाती थी, तो मरते वक्त भी वो वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इस तरह के नारे दिया करते थे। तो ये ज़रूरी था, ये अहम था कि लोगों को यूनाइट रखने के लिए, संगठित रखने के लिए एक आवाज़ हो। और वंदे मातरम ही क्यों, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ तो ये होता है कि इंग्लिश में बोलते हैं कि मदर आई बो टू यू, आई बो दी मतलब यू, यानी कि हे मातृभूमि, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपकी वंदना करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं। तो ये मतलब है इसका, और इसलिए ये है कि ये ज़रूरी था कि एक आवाज़ क्रांतिकारियों की हो, जो आवाज़ गूंजे लोगों में, और एक जो क्रांति की जो ज्वाला थी, वो ज्वाला जली रहे, इसलिए इसकी ज़रूरत थी। और आज भी हमें इसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा नारा है जिसने पूरे भारत को यूनाइट किया और जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली है, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। बस इतना ही बोलना था, और बाकी पोएम मैं अगली बार सुनाऊंगा। थैंक यू।